नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। भारत सरकार ने इंडियन आर्मी को इमरजेंसी पावर दे दी। इसके मायने क्या हैं? आपके मन में सवाल होगा कि इमरजेंसी पावर देने का मतलब क्या होता है। दरअसल सेना सरकार के निर्देश पर काम करती है। इस मामले में भारत की स्थिति पाकिस्तान से अलग है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को सेना चलाती है, लेकिन भारत में सेना सरकार के निर्देश पर काम करती है। ऐसे में सीमा पर जब भी कोई विवाद होता है तो सेना सरकार के फैसले का इंतजार करती है, जिसके बाद आगे की रणनीति पर काम करती है। लेकिन चीन के साथ हुए विवाद के बाद भारत सरकार ने सेना को इमरजेंसी पावर दे दी, यानी कि सीमा पर सैनिकों और हथियारों के साथ तैनाती का पूरा अधिकार दे दिया, ताकि हमला करने पर दुश्मन पर हथियारों के इस्तेमाल के लिए दिल्ली के आदेश का इंतजार न करना पड़े। वैसे इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल सरकार अपने पास रखती है, लेकिन 1967 में नाथुला पर हुई सैन्य हिंसा में भारत के 88 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने चीन के 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन ये फैसला सरकार ने नहीं लिया, बल्कि एक सैन्य अधिकारी ने लिया था, जिसको बदले में ट्रांसफर मिला था। वैसे इस घटना के बाद चीन 1962 की तो बात करता है, लेकिन 1967 में मारे गए चीनी सैनिकों की बात नहीं करता, क्योंकि 1962 के युद्ध में चीन के 722 सैनिक मारे गए थे, लेकिन 1967 में 300 सैनिकों की मौत से चीन खौफ खाने लगा था। इसके बाद भी कई दफा चीनी और भारतीय सेना सीमा विवाद के चलते टकराई। समय समय पर दोनों देशों के बीच समझौते होते रहे हैं, और इन समझौतों के चलते करीब 45 साल बाद ऐसी स्थिति बनी जब दोनों देशों को सीमा विवाद के चलते अपने जवानों को खोना पड़ा है। 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने चीन का दौरा किया। तब दोनों देशों ने सीमा शांति के लिए भारत चीन शांति समझौते पर साइन किया, जिसमें यह लिखा गया था कि दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर गश्त के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। इसके बाद दो और समझौते होते हैं। 1996 में भारत और चीन के बीच आत्मविश्वास प्रस्ताव साइन किया जाता है, जबकि 2003 में वाजपेयी सरकार और 2005 में मनमोहन सरकार के दौर में भी चीन से समझौते किए जाते हैं। में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया जाता है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? इस विवाद के पीछे की कहानी क्या है? क्या सिर्फ सीमा विवाद ही दोनों सेनाओं के आमने सामने आने का कारण है, या फिर कुछ और कहानी है? वैसे जिन लोगों को लगता है कि रूस भारत का पुराना दोस्त है, जिनको इस बात पर भरोसा है कि कभी रूस भारत के साथ खड़ा था, लेकिन तब की जियोपॉलिटिकल स्थिति कुछ और थी और अब कुछ और है। तब अमेरिका भारत के करीब नहीं था, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जबकि रूस भारत के साथ खड़ा हो गया। लेकिन अब चीन और रूस के रिश्ते भारत के अमेरिका के करीब आने से और मजबूत होते जा रहे हैं। वैसे जो लोग ये सोच रहे हैं कि आज भी रूस भारत का दोस्त है, तो ये बात समझनी होगी कि अब वो बात नहीं है, क्योंकि रूस ने S-400 डिफेंस सिस्टम चीन को पहले बेच चुका है, जबकि भारत को अभी नहीं मिला है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की सेना के बीच एक एक्सरसाइज में पाकिस्तान की सेना ने इस बात का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि S-400 डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता और उसकी हैसियत क्या है। चीन को दिक्कत इस बात से भी है क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंडिया ऑस्ट्रेलिया म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हो गया, जिसके तहत दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास होंगे। दोनों सेनाओं को एक दूसरे की टेक्निक को समझने में आसानी होगी और इंडियन ओशन से लेकर ऑस्ट्रेलियन ओशन तक आने जाने की छूट होगी, जिससे चीन पर समुद्री इलाके में दबाव बनाने में कामयाबी मिल सकती है। ये सब हो क्यों रहा है? ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ ये समझौता क्यों किया है? इसके पीछे अमेरिका की चाल है। अमेरिका चीन पर दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका चीन को कोरोना संक्रमण के लिए गुनहगार मानता है, और इसके साथ ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसकी जांच चाहते हैं, लेकिन चीन इसकी मंजूरी नहीं दे रहा है। इस बीच जब भारत और चीन की सीमा पर तनाव की स्थिति पैदा हुई, तो अमेरिका भारत के सपोर्ट में बात करता आया है। लेकिन जब गलवान वैली पर हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, तो तनाव और ज्यादा बढ़ गया। इसी बीच प्रशांत महासागर में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती से चीन के होश उड़ गए। लेकिन अमेरिका ने इसको लेकर बात साफ की है। अमेरिका ने कहा है कि यह रूटीन एक्सरसाइज है, जिसके तहत पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है। इससे पहले 2017 में भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर प्रशांत महासागर में दिखाई दिए थे। अक्सर आपने देखा और सुना होगा कि जब जब भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति आई, तब तब देश में चीनी सामानों के प्रति गुस्सा देखने को मिला है।
लेकिन आपने कभी सोचा कि इतना विरोध होने के बावजूद देश में चीन ने कैसे खुद को स्थापित कर लिया? तो समझिए, ये विरोध कुछ दिनों के लिए होता है, उसके बाद विरोध के सुर तेल लेने चले जाते हैं और बाजार में जाकर सस्ता सामान हर कोई खोजने लगता है। तब भरोसा टूट जाता है और देश के वो लोग सब भूल जाते हैं जो चीन का बॉयकॉट करने की बात करते हैं, क्योंकि आपका बजट आपको चीनी सामान खरीदने की ही इजाजत देता है, यानी कि सस्ता सामान ही आप अफोर्ड कर सकते हैं। यही सच है। तभी तो देश में मोबाइल फोन के बाजार में 75% चीन का कब्जा है। पता है क्यों? चीन की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, लेकिन दोनों देशों की सिमिलरिटी एक है। लेबर क्लास दोनों देशों में ज्यादा है, जिसका इस्तेमाल चीन सस्ते दाम में सामान बनाने और उसे बेचने में करता आया है। और भारत को क्या करना चाहिए? सस्ता और टिकाऊ सामान लोगों के बजट को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। वैसे चीन सस्ते सामान के साथ अब टिकाऊ पैसा वसूल सामान बनाने का काम करता है, जो लोगों को खटकता नहीं है और सुविधाएं भी मिल जाती हैं। ऐसे में इस बात पर भरोसा कौन करेगा कि देश में हर कोई चीन का बॉयकॉट कर जिंदगी जीने लगेगा? और वो भी तब जब देश में लॉकडाउन के चलते करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। तो फिर उम्मीद किससे करते हैं? उनसे जिनको आपने बेसहारा सड़क पर छोड़ दिया था। अब मैं कुछ और आंकड़ों को आपके सामने रखकर समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर बताऊंगा कि ये सब चीन क्यों कर लेता है और भारत क्यों चीन से पिछड़ जाता है। ये तब होता है जब देश में लेबर क्लास की भरपूर उपलब्धता है। भारत को चीन $75 बिलियन का सामान निर्यात करता है, जबकि चीन को भारत $18 बिलियन का सामान निर्यात कर पाता है। ऐसे में भारत और चीन के बीच ट्रेड डिफिसिट $56 बिलियन का होता है। भारत में चीन का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। 2014 में $1.6 बिलियन का निवेश होता है, लेकिन 2017 तक ये बढ़कर $8 बिलियन हो जाता है। भारत में टेलीविजन मार्केट 25,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 45% हिस्सेदारी चीन की है, यानी कि 12,000 करोड़ के बाजार में चीन का कब्जा है। सौर ऊर्जा के बाजार में चीन की 90% हिस्सेदारी है, यानी कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का सपना जो देख रहा है, उसका सामान चीन से खरीदा जा रहा है। देश में एंटीबायोटिक के बाजार में 81% की हिस्सेदारी चीन की है। फार्मा में 75%, टेलीविजन के बाजार में 73%, इलेक्ट्रॉनिक बाजार में 82% की हिस्सेदारी है। फिर भी देश को लगता है कि भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। सोचना अच्छा है और सपने अगर साकार हो जाएं तो और अच्छा है, लेकिन चीन का बायकॉट करने का सपना देखने के लिए देश में ही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत है, जो भारत में नहीं है। लेबर क्लास है, यानी कि नौकरी की तलाश में देश के युवा घूम रहे हैं, क्योंकि संसाधन नहीं होने के चलते बाजार में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, जिसका फायदा चीन उठा रहा है। चीन भारत से रॉ मटेरियल खरीदता है और फिर उससे बना सामान भारत के बाजार में बेच लेता है। भारत में जब बॉयकॉट चीन का नारा लगाया जा रहा था, तभी भारत ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ठेका शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दे दिया, जिसने सबसे कम 1126 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इस बिड में भारत की 2 कंपनियों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन ज्यादा कीमत होने के चलते भारतीय कंपनियों को ठेका नहीं मिला। जबकि कैट ने भारतीय सामान हमारा अभियान शुरू किया है। इस संगठन ने 500 चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए एक लिस्ट जारी की है, जबकि भारत सरकार BSNL को 4G में कन्वर्ट करने का काम कर रही है, जिसमें लगने वाले चीनी सामान पर रोक लगा दी गई है। UPSTF ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से 52 चीनी ऐप डिलीट करने के आदेश दिए हैं। इस फैसले से पहले एक फैसला सरकार ने लॉकडाउन के बीच में लिया था, जिसमें चीन के निवेश से अपने देश के मालिकों को नुकसान न हो। ऐसे में भारत सरकार ने चीनी निवेश के लिए अनुमति लेने की शर्त रख दी। ऐसे में कह सकते हैं कि भारत ने आत्मनिर्भर बनने का नारा तो दिया है, लेकिन इतिहास से सीखना होगा। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। गरीबी आज भी है, देश बचाने का नारा आज भी दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने कभी आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ जनता को पाठ पढ़ाया है। ऐसे में भारत सरकार को आत्मनिर्भर बनने का सपना अगर साकार करना है, तो चीन से सीखना होगा कि कैसे रॉ मटेरियल भारत से खरीदकर रीपैकेजिंग कर भारत में ही बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।